सर मैं ये जानना चाहूँगी आपने लेक्चरर से पीएचडी स्कॉलर तक का अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो आपकी लाइफ में उस फेज़ में क्या-क्या चेंजेस आए? पहले तो मैं करेक्ट भी कर दूं कि लेक्चरर जो शब्द है ना, ये पहले आता था। अब आप क्या चाहते हैं मतलब स्टूडेंट्स को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके? देखिए, स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, देखो आजकल के स्टूडेंट्स तो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। फिर 10th के बाद आपने ये बताया कुछ स्ट्रीम्स होती है उसमें से चूज़ करना होता है, तो अपना पैशन, अपनी स्किल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जिसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसको काम ना लगे उसको। तो हर बच्चे का साइकोलॉजी लेवल समझना भी इम्पोर्टेंट है हर चीज़। बिल्कुल है। तो ये कैसे आप डील करते हैं? देखो, अभी फ़िलहाल जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो मैंने अभी उन बच्चों से मैं मुखातिब हुआ जिनको मैं पहले कभी नहीं पढ़ाया। हर किसी की मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो क्या आप पैटर्न भी बदलते हैं अपने टीचिंग का उसके? हाँ, बिल्कुल बदलता हूँ। मेरी कौन सी मैथ्स कर रही थी, मैं फेल होता था बढ़िया से मैथ्स। हाँ, वो तो एक टीचर मुझे मिले जिन्होंने मेरा जो डर था ना मैथ्स का, वो हटाया। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए जिनका नाम है आदित्य हरिकृष्णा। ये हमारे साथ आज एपिसोड 2 करने वाले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स इसमें शेयर होने वाली है। आदित्य जी सी फॉर योर सेल्फ के फाउंडर है, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। इनका एक ही मोटिव है कि हर स्टूडेंट सक्सेस को ज़रूर पाए। आजकल के मॉडर्न टाइम में इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, बल्कि एक टीचर और प्रोफेसर को कुछ समझा ही नहीं जाता। तो आदित्य जी हमें बताएंगे कि कैसे टीचर्स अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स को राह दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को आदित्य जी के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। एक बार फिर आपके साथ एक एपिसोड होने जा रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि और भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलने वाली है इस बार। बिल्कुल ठीक, मैं भी एक्साइटेड हूँ और दोबारा और बताने को। जी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगी आपने लेक्चरर से पीएचडी स्कॉलर तक का अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो आपकी लाइफ में उस फेज़ में क्या-क्या चेंजेस आए? पहले तो मैं करेक्ट भी कर दूं कि लेक्चरर जो शब्द है ना, ये पहले आता था। ओके। जब चलो आपको थोड़ी मैं हाईलाइट दे दूं पहले। हाँ। टीचिंग प्रोफेशन की आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है, वो जी। एक शब्द चढ़ जाता है, वो उसी को बार बार इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के या कॉलेजेस में आपके देखो, यूजीसी एक प्राइम बॉडी है, ठीक है। उसके अंडर आता है एआईसीटी, ठीक है। एआईसीटी बात करता है टेक्निकल एजुकेशन, जो बीटेक एमटेक इन कोर्सेज को कौन देखता है? एआईसीटी देखता है। लेकिन बाकी सभी कोर्सेज की जो सब देखने वाला, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देने वाला है जो अथॉरिटी है, वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके। उसके तहत आपके सारे आपके सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी सब आते हैं। आपका एकेटीयू हो गया, जीजीएसआईपीयू हो गया, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी हो गई? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। ठीक है। इसके ऊपर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ पे जो रूल चलता है वो यूजीसी का चलता है, उसके नॉर्म्स चलते हैं, उसके ऑर्डिनेंस चलते हैं, ओके। ठीक है। अब उसके तहत ही आपके टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफाइल्स के ऊपर आपके पोजीशंस बनी है। ओके। पहले होती थी लेक्चरर, रीडर, इस तरह की पोजीशंस होती थी। तब पहले पे बैंड 3 हुआ करता था, जिसको हम कहते थे आपका पे कमीशन। पहले जो था वो पे कमीशन पहले पुराना वाला था, ओके। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन। जी। जब ये छठा पे कमीशन या 5th पे कमीशन आया, पे बैंड 4 आया, अपग्रेडेशन हुआ, तो नामकरण भी चेंज हो गया। अच्छा। तब पहली पोजीशन आपकी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ओके। स्टार्टिंग लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें साफ यूजीसी ने दे रखा है कि ये आपकी रेंज होगी, स्टार्टिंग बेसिक पे होगी, प्लस ग्रेड पे लगेगी उसके ऊपर, फिर आपका एचआरए, टीए, फिर करके पूरी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बनता है। ओके। ऐसे ही आपका आ गया एसोसिएट प्रोफेसर, फिर आ गया प्रोफेसर, इस तरीके से। उसी के तहत उनके 40 घंटे जो अपने टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं एक हफ्ते में, उसके अंदर कितना टीचिंग का लोड होगा उस टीचर का, जी। एज पर द लेवल, वो भी डिफाइंड होता है। अच्छा। हाँ, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही रही है, अभी भी वही है। जब तक मैं पीएचडी कंप्लीट नहीं कर लेता, उसके बाद जैसे ही पीएचडी मेरी अवार्ड हो जाती है, अवार्ड होने के बाद ही मुझे प्रमोशन मिलेगा और मैं प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा। ओके। फिर 4-5 साल, 6 साल जब और हो जाएगा, अपने अंडर कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ एमटेक ग्रेजुएट्स को गाइड करके उनका एमटेक कंप्लीट कराऊं, या अपने अंडर कुछ पीएचडीज लूँ, तो मेरा फिर प्रोफेसर लेवल हो जाएगा। जी। इस तरीके से ऐसे बढ़ते आगे। तो ओके। तकरीबन जिसको 20-22 साल हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली आपको प्रोफेसर ग्रेड पे लिखता है, इसलिए लोग लिखते हैं प्रोफेसर, अंदर ब्रैकेट में डॉक्टर लिखते हैं। राइट। तो अगर जैसे ही मेरा पीएचडी हो जाएगा तो डॉक्टर आ जाएगा मेरा, जी। लेकिन प्रोफेसर मैं तभी कहलाऊंगा जब 5-6 साल और हो जाएंगे, 7-8 साल और हो जाएंगे पीएचडी के बाद।
पोस्ट पीएचडी कितना एक्सपीरियंस है आपका, वो मैटर करता है। तो मेरा ये सफर रहा अभी तक, अभी पहुंचूंगा उस तरफ अभी। वैसे तो आप काफी यंग टीचर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पीएचडी चूज किया। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके? देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ, देखो आज के स्टूडेंट्स तो सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो देखते हैं कि जो उनका एक अकाउंट बना हुआ है, इंस्टा पे अकाउंट है, स्नैपचैट पे अकाउंट है, एक्स पे अकाउंट है, और बाकी सब जो भी बम्बल वगैरह एप्लीकेशंस है उनके ऊपर सब एक्टिव है। उनको लगता है कि ये उनकी दुनिया है, राइट, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, और इस छोटी सी दुनिया को मैं कहूँगा फ्रॉग इन द पॉन्ड वाली कहानी कहूँगा। दे आर बिकमिंग फ्रॉग्स इन दैट पॉन्ड। एक वो छोटे से उसी में रह गए, सीमित रह गए, लेकिन पूरे ओशन भरा पड़ा है। तो पहले तो उससे बाहर निकलें। असली दुनिया वो नहीं है, असली दुनिया इसके ऊपर ही है। तो बाहर निकलेंगे, कैसे करेंगे? बाहर जाके आप जॉब्स खोजने जाओ। अगर जैसे अगर आप अपने कॉलेज में हो, आप क्लास में, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप चलो स्कूल से स्टार्ट करते हैं। स्कूल से बच्चों को अब तो जनरेशन आ रही, सारे स्कूल वाले सारे सोशल मीडिया से आ रही है। 10वीं में आप आ गए, 10वीं में पहले ही आपको मिल जाता है, अरे भाई तूने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, तू कितना पीछे पड़ रहा है। तो एक पेयर प्रेशर भी होता है आपस में बच्चों का। तो पहले तो इससे बाहर निकलें और लोगों से बात करें, क्या करना है, कैरियर पे फोकस करें, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कैरियर की कहानी भी आपके 10वीं के बाद शुरू होती है। 11वीं में आते हैं, आपको भी मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है। ठीक है, आपका साइंस बैकग्राउंड हो गया, फिर कॉमर्स आ गया, फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स आ गया, फिर ह्यूमैनिटीज आ गया। मुझे तो एक्चुअल में, मैं अपने टाइम से बताऊं, मैं जब मैं 10th करी थी, मैंने 2004 में 10th कंप्लीट करी थी। तब से अब तक मुझे ये लगता आ रहा है कि कास्ट सिस्टम से बना दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से, कि भाई 50% वाले ह्यूमैनिटीज़ में जा रहे हैं, उससे ऊपर वाले कॉमर्स में जा रहे हैं, उससे ऊपर वाले साइंस वाले जा रहे हैं। साइंस को अपने आप को तोप समझते थे, मेडिकल नॉन मेडिकल, हम तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हम तो बहुत बड़े बनेंगे। लेकिन आज के डेट में देखें, ह्यूमैनिटीज़ वाले ज़्यादा रूल कर रहे हैं। बिल्कुल, असल में वही कर रहे हैं। कॉमर्स वालों की बोलबाला है। आजकल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सीए से कंसल्ट ना कर रहा हो, अपने टैक्सेस के बारे में बात करना, है ना, टैली पे काम कराना हो, कुछ भी कराना हो, आईटीआर तक फाइल करानी हो। बिल्कुल, आजकल लोग, बहुत कम लोग होंगे जो आईटीआर खुद फाइल करते हैं, उनमें से मैं एक हूँ जी, अपना आईटीआर खुद फाइल करता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो अब लगता है कि भाई बहुत हो गए। बट इतना मैं कहूँगा कि आजकल के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि अपने ही दायरे से आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो आसपास को। सोशल मीडिया ही एक माध्यम नहीं है, यूट्यूब ही कोई माध्यम नहीं है, उससे आगे बढ़ो, लोगों से एक्चुअल बात करो। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उसको पूरी तरह सच मत मानो, वो फैब्रिकेटेड होता है। आज के डेट में 90% फैब्रिकेटेड होता है। इट्स ट्रू। तो ये चीज़ में बस मैं कहूँगा कि अपने आगे से बढ़ो और अपनी राह खुद चुनो। आपका पैशन क्या है? Yes. और आपको कभी लगता है कि यार आपका पैशन में आपके पेरेंट्स, आपके आसपास जो रिश्तेदार होते हैं वो रोकते हैं, ये मत कर, इसमें क्या, इसमें कोई स्कोप थोड़ी है, इसमें कुछ थोड़ी है, इसमें क्या करके मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा तेरा। ऑलराइट, तो उससे बचने के लिए तरीका ये आपका होना चाहिए कि आप पैशन भी फॉलो करो, साथ साथ आपका जो रिक्वायरमेंट सेटअप करनी है ना, कि आपको पहले 10th पास कर ले, ऐश ही ऐश, 12th पास कर ऐश ही ऐश, कोई ग्रेजुएशन कर लो आराम से, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी रखो, एक टंकी से बढ़िया से नौकरी, जिससे आपका खुद का पैसा आता रहे। आप अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे ना, तो आप अपना पैशन आराम से फॉलो कर सकते हो। पर पूरी तरह घुस मत जाना उसके अंदर, उसी को दुनिया मत बना लेना, यही मेरी दुनिया, यही मेरा है, यही मेरा बॉस है, यही मेरा है, मैं यहाँ बिहार के आया हूँ, यहीं से जाऊँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल जो यंग बच्चों को मैं देख रहा हूँ जो जॉब में जा रहे हैं, वो वर्क प्रेशर के चलते या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस कंडीशंस को, वो कह रहे हैं हम अपने हिसाब से चाहिए। भैया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हें कुछ पहले अपने उनके तरीके से चलना पड़ेगा, फिर अपना तरीका लाओगे ना। अब हर बार तुम्हारी चटपी तुम्हारी पटपी तुम्हारी जैसा नहीं हो सकता। मैं बस स्टूडेंट्स को यही कहूँगा अपनी राह चुनने के लिए। मेरा पीएचडी करने का फंडा है क्योंकि मुझे टीचिंग में रहना है, और टीचिंग में रहना तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉलेजेस निकाल देंगे। हाँ, हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस होते हैं वो निकाल देंगे, उनको भीड़ मिल रही है उनको। आप ही से बेहतर कॉन्फ़िगर आपके प्रोफेशन पे ज़्यादा पढ़ लिख के आके जो आपके आ रहा है, क्वालिफिकेशन वाला आ रहा है, वो आपसे कम पैसों में भी ज्वाइन कर लेगा। ये भी सच है, ये भी कर लेगा क्योंकि सबको ज़रूरत है जी। लेकिन एक और आपको बताऊं, फंडे बहुत चल रहे हैं इस समय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी सिस्टम में। रिक्रूटमेंट्स होती हैं, राइट, इंटरव्यूज होते हैं, सब होते हैं, सब बुलाते हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस लेके बंदा आ रहा है, टॉप नॉच होते हैं, पर कॉलेजेस पैसा देने को रेडी नहीं होते। अच्छा, हाँ,
वो चाहते हैं कि जो ऊपर जो बनी हुई है ना प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर की जो टीम बनी है वो ना हिले, नीचे वालों को लेते रहो। ओके, मतलब नीचे 15-20 वालों को हजार, रिप्लेस करते हाँ हैं। उनको रिप्लेस करते रहो या और नीचे ऐड करते रहो, उनमें भले टीम तुम अलग बनाते रहो, ऊपर वालों को रिप्लेस मत करो। वो अपने हैं, एक वो अपना बना के रखना चाहते हैं, कोई नया बंदा आएगा तो डिस्टर्ब करेगा। ये भी सच है, राइट। ये चक्कर चल रहा है इस समय, और ये आमतौर पे ये बच्चों को नहीं पता होगा कि किस सिचुएशन में है। जब वो जॉब में आते हैं तब उनको पता लगता है कि हाँ ये भी चीज़ है। अभी वो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी रहे हैं लाइफ, बेस्ट लाइफ होती है स्टूडेंट लाइफ, राइट। केयर फ्री, कोई चिंता नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन होती रहती हैं, पर आपसे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा भाई सुबह उठ के आना है कि नहीं आना है, अगर नहीं आओगे या देर से पहुंचोगे तो सैलरी कट हो जाएगी। ये तो नहीं घर पे होता ना किसी का, किसी का खाना कट नहीं हुआ आज तक, जी बिल्कुल, है ना। थोड़ी बहुत डांट मार पड़ जाए चलता है, वो चलता है, आपने भी खाइए तुम भी खाओ लेकिन ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मैं तो बस ये कहूँगा स्टूडेंट्स को, अपनी राह खुद पकड़ो, अपना काम खुद करो, और खुद करने के अगर आप सेल्फ सफिशिएंट बनोगे ना तो किसी के मोहताज नहीं रहोगे, है ना। किसी के आप पता लगे किसी के नाम से जाने जाओ, अरे तो तुम्हारा दोस्त है, ये तो तुम्हारी वजह से आ गया। किसी के रेफरेंस से मत जाना, किसी के अपने बलबूते पे जाना। रेफरेंस पे जाओगे तो तुम उसी के कहलाओगे, कि तुम वो ना होते तो तुम ना आते। बिल्कुल सही। फिर वो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट करेगा। बिल्कुल सर। सर अभी स्टूडेंट्स क्या है, जैसे 10th के बाद आपने भी बताया कुछ स्ट्रीम्स होती है उसमें से चूज करना होता है, तो अपना पैशन, अपनी स्किल कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है इंसान? जिसमें उसको मजा आ रहा है, उसको काम ना लगे उसको। ठीक है, अब जैसे मेरा पैशन था एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस मुझे बहुत पसंद था, दूसरा मुझे कंप्यूटर्स बहुत पसंद थे। तो जब भी मैं उसको एक्सप्लोर करने बैठता था तो मुझे कभी बर्डन नहीं लगता था, टाइम का भी पता लगता था कि यार इसमें मेरा टाइम खर्च हो रहा है या बहुत हो रहा है, यार नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ पैशन कहते हैं, जिसमें आपको मजा आने लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे। किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है ना, अलग अलग जगह फोटोग्राफ क्लिक करना, किसी को प्लीज मैम आपकी फोटो ले लें, प्लीज सर आपकी फोटो ले लें, अच्छा लग रहा है, फिर वो पोस्ट करना चाहता है, देखो लोगों को दिखा दो, देखो मैं आप कितना अच्छा फोटोग्राफर हूँ, मैं देखो ये पोस्ट कर सकता हूँ। किसी को ड्राइंग का बहुत शौक होता है, बहुत क्या शानदार ड्राइंग्स बनाते हैं, स्केच आर्टिस्ट बहुत शानदार होते हैं वो, उनकी ड्राइंग्स देखो तो इतना बड़े टैलेंट निकल के आता है। तो उनको उस काम में ना कभी वो नहीं लगता कि यार ये बर्डन है। दैट इज कॉल्ड पैशन। और पैशन को अब हर बच्चा समझ जाएगा कि उसका पैशन क्या है। तो पैशन, इफ यू हैव पैशन ग्रेट, बहुत सही जगह हो तुम, बहुत बढ़िया हो, बहुत सही हो तुम, मतलब यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिनको पैशन है जी। ठीक है, बाकी लोग तो पैशनलेस रह जाते हैं, अपने पैशन मार चुके होते हैं। बिल्कुल सर। सर टीचर्स के साथ तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता होगा ना एस वे में, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे एक बैच में, कुछ डम होते होंगे, कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट होते होंगे, कुछ मीडियम वाले होते होंगे, तो हर बच्चे का साइकोलॉजी लेवल समझना भी इम्पोर्टेंट है हर टीचर। बिल्कुल है। तो ये कैसे आप डील करते हो? देखो अभी फिलहाल जैसे अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैंने अभी उन बच्चों से मैं मुखातिब हुआ जिनको मैं पहले कभी नहीं पढ़ाया। तो अब पहले मैं धीरे धीरे उनसे मैं देखना शुरू करूंगा कि अच्छा कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग मेरे साथ हैं। पहले मैं समझना शुरू करूंगा कि वो सब्जेक्ट के साथ है, कैसे ग्रास्प कर रहे हैं। फिर टेस्ट जब होता है ना, तब थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि यार ये बच्चा लिखता अच्छा है कि नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं दिमाग में, पर वो लिख नहीं पाते सही से। कम्युनिकेशन उनका अच्छा नहीं होता। तो उनका कम्युनिकेशन भी, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर कम जैसे ला रहे हैं, ना लिखने की वजह से, कम लिखने की वजह से, या सही से अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो उनके नंबर कट जाते हैं, उससे उनके मार्क्स लो हो जाते हैं। फिर वो उस कैटेगरी में कहलाए जाने लगते हैं कि हाँ ये तो वीक स्टूडेंट है। वो वीक नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है। तो उसके साथ बैठ के मैं एज अ फैकल्टी, मैं एज अ टीचर उनके साथ बैठ के मैं उनकी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों इंप्रूव करने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने पढ़ा वैसे मैं बता रहा हूँ। वैसे मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मेरा रीडिंग का शौक बिल्कुल नहीं रहा है। अब मैं कंप्यूटर का, तो मुझे ऑडियो विजुअल ज़्यादा समझ में आता है। मेरी मदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर रही है इस मामले में कि उन्होंने रीडिंग हैबिट उनकी ज़बरदस्त रही है। शी हैज़ रेड मेनी नॉवेल्स। तो उन्हीं की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिली कि वो मैं PhD करूँ। शी डिड हर PhD इन 1995। उस समय तो खैर PhD जो आपके जो थीसिस लिखे जाती थी वो हैंड रिटन लिखी जाती थी, उसके बाद वो टाइप राइटर को जाती थी, टाइप होती थी, फिर प्रूफ रीडिंग होती थी। तब की अभी भी थीसिस रखी है उनके मेरे पास रखी है। तो एक वो रिमाइंडर रहता है मेरे कि हाँ भाई जब उस लेवल पे था वो दैट पिनाकल जो टॉप लेवल था, शायद मैं उस लेवल तक मैं कुछ जा पाऊँ किसी तरह।
सर आप जैसे कंप्यूटर का बीटेक, आई थिंक बीटेक का है ना हाँ आपका? जी, हाँ जी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। हाँ जी। हर किसी की मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो क्या आप पैटर्न भी बदलते हैं अपना टीचिंग का उस केस में? हाँ बिल्कुल बदलता हूँ। मेरी कौन सी मैथ्स तगड़ी रही थी, मैं फेल होता था बढ़िया से मैथ्स में। अच्छा। हाँ, वो तो एक टीचर मुझे मिले हाँ। जिन्होंने मेरा जो डर था ना मैथ्स का वो हटाया मेरा। ओके। 11th में मुझे टीचर मिले, उन्होंने मुझे मैथ्स ऐसे समझा दी हम्म। कि मेरा खौफ खत्म हो गया मैथ्स से। वो कैसे मतलब? अब जैसे एनसीईआरटी का सिलेबस सभी पढ़े एनसीईआरटी से, जी। और आपको पता है स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि भाई वो लंबे लंबे सवाल सॉल्व कराते हैं, हाँ। स्टेप बाय स्टेप 15-20 होते हैं। जी। अब आधे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता था यार ये कर क्यों रहे हैं। तो मुझे डर लगने लग गया था यार मैथ्स कब हो जाएगा, नहीं याद रहता मुझे, नहीं रट्टाफिकेशन मुझे कभी नहीं होता था, मैं रटता नहीं था कभी, ना मुझसे रटा गया आज तक। अच्छा। कोशिश बहुत करी है, रटा कभी नहीं गया। नहीं बैठता तो नहीं बैठता, अब अपना दिमाग है ही ऐसा तो क्या करें। अब तो ना सर ने मुझे बताया कि तुम कंसेप्ट को समझो और 4 लाइन में अगर सॉल्व करो 4 लाइन में सॉल्व करो। ओके। जो काम जल्दी हो सकता है उसको 15-20 लाइन तक लेके क्यों जाना। उस वजह से मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे क्लास टीचर से 12वीं में। अच्छा। मैं कहा मैम आप इसको 4 लाइन में 15 लाइन में सॉल्व करें, मैं उसको 4 लाइन में सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा। अब वो बच्चे से थ्रेटन हो जाएंगे, बच्चे को लगेगा छोटा बच्चा है 12वीं में मुझे पढ़ा रहा है, तो गुस्सा हो गई वो। अच्छा। तो मैं पढ़ने लग गया था, फिर मेरा इंटरेस्ट आने लग गया कि अरे यार ये तो बहुत आसान है। तो उन्होंने मुझे इतने आसान कर दिया कंसेप्ट समझा के पूरा। बंदर मदारी का एग्जांपल दिया उन्होंने मुझे, y = fx। अच्छा, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ ऐसे एग्जांपल दिए तो मैं समझ गया अच्छा ये तो यही सिस्टम है, मैं इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। मैं मैथ्स बनी है सिंप्लीफिकेशन के लिए, उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करना, हवा बना देना, नहीं करोगे तो भैया तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा ये जो हवा जो डर बैठाया जाता है ना, ये डर वही लोग बैठाते हैं जिन्होंने खुद डर में जिया है। मैं इतना आपको बता दूं। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस थे। मेरे 2013 में एमटेक खत्म हुई मेरी। एमटेक खत्म होने के बाद मैंने सोचा चलो मणिपाल अप्लाई करते हैं। MIT मणिपाल, आप लोगों ने शायद समर ऑफ 69 उस समय एक गाना आया था, उसका मणिपाल का एक और वीडियो भी आया था, तो उसमें मणिपाल के अंदर वो शूटिंग हुई थी MIT की। तो तब से हर एक बीटेक वाले का सपना था कि यार MIT में पढ़े, MIT में बड़े पढ़े, मणिपाल में पढ़े, सपना था। मैं कहा चलो क्या मेरा सपना वहाँ पढ़ाने का होगा। खैर पहुंचे हम किसी तरह, सब ने मुझे बस यही बात कही कि यू कम लॉन्ग वे फ्रॉम दिल्ली। मैं कहा दैट दिल्ली इज नॉट लॉन्ग, नॉट फार अवे, आई कैन कम गो एनीवेयर फॉर एकेडमिक्स इन इंडिया। मैं बाहर भी जा सकता एकेडमिक्स के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये था कि भाई मैं वहाँ का पढ़ा हुआ नहीं था, तो मुझे कोई ज़्यादा जानता नहीं था, तो शायद इतना नहीं हुआ। पर वहाँ का मैं आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी के चांसलर और सॉरी वाइस चांसलर मेरे सामने बैठे, बड़ा सा बोर्ड रूम है, एक चेयर रखी है और सामने वो बैठे, सामने पानी का ग्लास भी रखा है उन्होंने मेरे लिए। अच्छा। वो कहते हैं कि आदित्य आर यू रिलैक्स्ड, डोंट बी सो नर्वस, बड़े मुस्कुरा के बड़े प्यार से। अच्छा। ये मैंने पहली बार देखा कि इंटरव्यू का पैटर्न कैसा होता है, जबकि यहाँ दिल्ली NCR में सारे आपको गुस्से में दिखेंगे, बिल्कुल डरा देते हैं। हाँ, एक तो खुद का चेहरा भी ऐसे डरा हुआ होता है, पता नहीं सुबह से क्या खा के आ गए, और वो ना मतलब एकदम पोकर फेस नहीं होता। हाँ। पोकर फेस में मतलब ऐसा सुमड़ा सा मुंह बना के बैठ जाते हैं और आपको भी सुमड़ा बना देंगे, ना मुस्कुराएंगे ना कुछ करेंगे। एटलीस्ट एकेडमिशियंस जो होते हैं, अगर सही में एकेडमिशियन है तो, अगर सही में उससे पढ़ाई की है, या अगर वो सीढ़ी चढ़ के आया है है बैकडोर से आया है, जिसकी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने का, जिसका पढ़ाना है उसका टीचर बाय चॉइस नहीं है, वो बाय मजबूरी आया है, वो है ना, किसी के चढ़ के आया है, तो वो ऐसे सोडा मोडा रहेगा। और यहाँ दिल्ली NCR में मुझे सारे ऐसे इंटरव्यूज वगैरह मिले थे। ओके। ये बात मुझे वहाँ इतनी अच्छी लगी कि यार कम से कम थोड़ा बंदा मुस्कुरा तो रहा है, बिल्कुल मतलब रिलैक्स कर रहा है सामने वाले को, लिटरली यार फिर दिल से इज्जत निकलती है उस पर्सन के लिए। हाँ। कि सर आप जो कहेंगे हम मानेंगे। Yes. ये बात होती है। तो मैं चाहता था ऐसे मैं बहुत फैकल्टी से, टीचर से मिला जो एकदम ईज कर देते हैं, आराम से पढ़ाते एकदम करके, बड़े लेवल पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन इतने हम्बल, उतने डाउन टू अर्थ। उनकी सादगी को देख के मैं कहा यार बंदा इतना पहुंचा हुआ है, इतना जबरदस्त काम किया इन्होंने, इतने बड़े रिसर्च किए, टॉप पोजीशन पे रहे हैं, और नाम ही नाम है, इनके बुक्स चलती हैं, और वो इतने प्यार से, इतने हम्बल तरीके से बात कर रहे हैं। तो उनको देख के फिर मेरे अंदर फिर मोटिवेशन आया कि यार मैं भी टीचिंग करूंगा। अच्छा, ओके। मैं कहा नहीं, मुझे इन जैसा बनना है, मुझे इनसे ये वाइज लेनी है सबसे। तो तब से मेरा फिर 12 सालों के टीचिंग करियर में मेरे थोड़े चेंजेस आने शुरू हुए, पढ़ाने का अंदाज मेरा बदला।
जी। तो इस तरीके से मेरा हुआ फंडा। सर, आपने भी स्कूल लाइफ देखी है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस करा है या फिर कॉलेज लाइफ में नोटिस किया है कि जो टीचर्स होते हैं पार्शियलिटी करते हैं? हाँ, टीचर्स करते हैं पार्शियलिटी। होता है ऐसा, कुछ टीचर्स के कुछ एक वो होते हैं, हुँ, सभी टीचर्स ही करते हैं, 1-2 आपको हमेशा ऐसे मिल जाएँगे। हुँ, और कुछ टीचर्स स्कूल में क्या होता है कि अपने जो सोच होती है ना, हुँ। उस सोच को ही वो लेके चलते हैं। वो कहते हैं यार वही सोच सही है, बाकी सब गलत है। अच्छा, जी। और ये बात मैंने एहसास कराई थी जब मैं एलुमनाई में, अपने स्कूल के एलुमनाई में गया था, तो मैंने जी। उन टीचर से मिला था। मैं कहा हुँ। मैडम आपने 3 साल बहुत डराया बच्चों को अपनी सोच के तरीके से। जी, आपने मतलब आपने हर एक को ना क्रश करने की कोशिश की है। बिल्कुल, मैंने उनको ये एहसास कराया, उनको बोल दिया, मैं कहा मैम मैं क्रश नहीं हुआ। आपने कोशिश राइट। बहुत की। एग्ज़ाम्पल जैसे मैं देता हूँ, कई टीचर्स क्या करते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, अपना तरीका अपना अपनाते हैं। जैसे स्कूल में कॉलेज में मेरे साथ हुआ था फर्स्ट ईयर में। हुँ, तो एक मैम थी, उन्होंने बोला कि भई इस बुक से पढ़ना, हुँ, और वो बुक नहीं थी मेरे पास। ओके, लेकिन फिर भी मुझे कांसेप्ट्स पता थे, आंसर्स पता है, मैंने अपने हिसाब से मैं लिख कर आ गया। जी, आज तक मैंने बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है, ओके, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी ऐसा कहता हूँ। जी, बुकिश मत लिखो, कोई बुकिश में कुछ नहीं होता। हुँ, आप अपने कांसेप्ट लिखो, लेकिन लिखो तो मतलब निकलना चाहिए, बिल्कुल, है ना? मतलब पता अगर सेंसेबल हो। मतलब सेंटेंस का मीनिंग तो निकले, जी, और सेंटेंस ही अगर गड़बड़ हो रहा है तो फिर क्या मतलब समझेगा? सही बात। तो मैंने ऐसा लिखा, तो मैम ने उसमें मुझे 0 मार्क्स दिए। ओह! मैं उनके सामने शीट फाड़ने लग रहा था। हुँ, ये बीटेक फर्स्ट ईयर की बात है, 2007 की। ओके, तो मेरे साथी मुझे खींच के ले गए, दोस्त मुझे, क्या कर रहा है तू? तेरा करियर खराब कर देंगे, सब कर देंगे, हुँ, तेरे खिलाफ डिसिप्लिन का एक्शन हो जाएगा, इनडिसिप्लिन हुँ, वाला हो जाएगा। तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैम ने कहा मार्क्स कट कर दिया, और मैंने फिर शीट फाड़नी शुरू कर दी थी, तो दोस्तों ने खींच लिया। अब खींच लिया तो अब क्या करें भाई, अब अब तो हम खींच के देंगे, गुस्से में तो था ही मैं। हुँ, मतलब आई वाज़ रिबेल, मतलब ये शायद अंदर का गुस्सा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने गलत क्या किया ऐसा? हुँ, तो भई अगर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने हक के लिए अगर लड़ रहे हो ना, तो लड़ो। जैसे अभी एसएससी के प्रोटेस्ट क्या हुआ, हुँ, स्टूडेंट्स, टीचर सब साथ आए ना, ठीक है? राइट, तो लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई को ताक पे रख के मत करो ऐसा। यस, तो ये ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ये पार्शियलिटी का थोड़ा मैंने फ्लेवर देखा था। हुँ, और हाँ, स्कूल में अगर आपके क्लास में टॉपर है, उसको हमेशा फ़ेवर मिलेगा, ये आप लिख के ले लो। यस, उसको हमेशा, एक बार अगर वो टॉप कर लिया, उसको एक बार इम्प्रेशन एक बढ़ गया ना कि हाँ भाई ये तो टॉप करेगा, ये करता है, उसको जो-जो सहूलियतें मिलती हैं, भाई साहब आप सोच ही नहीं सकते। मतलब उसको वो क्लास से कहीं बाहर भी जा सकता है, कहीं भी कर सकता है, उसको हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। सब बच्चे जो होंगे ना, वो देखेंगे अच्छा इसके पास बैठूँ। हाँ, एक था मेरे क्लास में सौरभ जैन, हुँ, टॉपर था 1 नंबर का। सौरभ जैन भैया, मुझे पता है कि भैया सब उसकी तूती बोलती थी, हुँ, उसी का चलता था, उसी के सर्कल में जो आ गया वो हाइलाइट हो गया, बढ़िया हो गया। हुँ, बाकी जो उसका सर्कल भी नहीं, उनको कोई पूछता भी नहीं था। यस, ये होता है, ये आज भी स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, ये इट हैपेंस, ये नेचुरल है। यस, अब ये पता नहीं, ये इंडियन माइंडसेट है जो मुझे लगता है, ये भारतीय माइंडसेट ही है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ज़्यादा पैसे दे रहा है, हुँ, उसको ज़्यादा तवज्जो मिले, उसी को ज़्यादा मिले, ये इंडियन माइंडसेट है। यस, पर ये टीचर्स ही करते हैं ना, उनको वो सबका भी कुछ तो इंसान है ना, वो कोई हाँ, ऊपर से थोड़ी उतरे हैं, राइट, इंसान तो वो भी हैं। उन्होंने भी अपनी जो लाइफ जी होगी, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, उन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया होगा। हाँ, उन्होंने सोच लिया कि भाई हाँ भाई, ये ऐसे ही चलता है, अच्छा, ओके, यही चलेगा, हुँ, और कोई चलेगा पता नहीं फंडा। तो राइट, वो भी वही है। तो अब मैं इस प्रोफेशन में, तो मुझे पता लगता है कि टीचर्स ऐसे करते हैं, क्यों कर पाते हैं, या हुँ, क्यों नहीं बाहर निकल पाते। उनकी अपनी फैमिलीज़ होती है, उनके अपने और सारे होता है, प्लस वो यहाँ भी बच्चों पे ध्यान दें, सब जगह वो पूरा पिस जाते हैं टीचर्स पूरे। सही बात, यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में बहुत प्रेशर होता है टीचर्स के ऊपर। यस, पर कई टीचर्स ऐसे भी जो अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए भी दूसरे टीचर्स को भी खड्डे में ले जाएँगे, राइट, ऐसा भी होता है। हुँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो आपके अप्लाइड साइंसेज़ के फैकल्टी होते हैं, हुँ, जो फिज़िक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, अब उनकी क्या बुक्स सेम रहती है, हुँ, सिलेबस में कोई चेंज आता नहीं, हर साल उनको वही पढ़ाना है। हाँ, तो वो मैनेजमेंट से कहते हैं कि देखो हम प्रोफ़ेसर हैं, हमें ज़्यादा घंटे भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये चीज़ कंप्यूटर साइंस वालों पे अप्लाई नहीं होती। हुँ, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी एकलौती फ़ील्ड है जिसमें नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। रोज़ नए इन्वेंशन हो रहे हैं। हुँ, उसमें आपको प्रोफ़ेसर लेवल पे भी ज़्यादा रिसर्च होती रहती है। राइट, तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो हुँ, अगर आप
एक उस टीचर की बात सुन के, एक प्रोफेसर की बात सुन के अगर आप प्रोफेसर्स पे लोड बढ़ा देते हो तो सब पे तो नहीं लागू होना चाहिए ना। सही बात है। इसका मतलब वो अपने इंपॉर्टेंस जताने के लिए, देख रहे हो क्या खेल हो रहा है बढ़िया ढंग से। वो अपने इंपॉर्टेंस, अपने नौकरी को पक्का किए जाए कि भाई हम तो काम करेंगे, हम तुम्हारे गुलाम हैं। यस, टीचर्स गुलाम बनते हैं, पक्का बनते हैं, सिस्टम का गुलाम बनते हैं। है तो इंसान है वो भी, सिंपल है, इंसान है वो, कोई एलियन तो है नहीं। गुलाम बनते हैं और बड़े ढंग से बनते हैं। मैनेजमेंट जब भी आता है तो उनके परिवार के सामने, जी जी सर, सर मेरे को देख लेना सर, सर कैसा लगा आपको इंसान, बढ़िया लगा ना सर, बस ये होता है। ये होता है बड़े बड़े, जो बड़े प्रोफेसर लेवल पे, हेड लेवल पे जो लोग होते हैं ना, वो ये कर रहे होते हैं ताकि उनकी नौकरी पक्की रहे। मतलब अपनी नौकरी को बचाना। हाँ, और वो 20-22 साल से होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, यही करते करते टिके हुए हैं। नहीं तो इस प्राइवेट एजुकेशन में आप बढ़ने का समय होता है कि वह 4-5 साल काम कर लिया, अब आगे बढ़ो। राइट। अगर एक इंस्टीट्यूशन को आपने इतने सारे साल दे दिए ना, तो वो लगेगा कि यार इसको कुछ नहीं आता, इसकी यहीं पढ़ा रहेगा। ये भी एक थॉट्स है आपका, माइंडसेट रहता है। तो आपको मैंने कैसी चीजें ऐसे बताई कि जो आपको पता ही नहीं होंगे कि यार ऐसा भी चल रहा है। बिल्कुल। और ये हो रहा है, दिस इज रियल, ये दिस इज हैपनिंग। तो मैं तो देख, तो मुझे आती हंसी है सब फंडा देख के ना कि अरे क्या चक्कर चल रहा है। तो स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि भाई तुम भी प्रेशर में रहते हो, तो टीचर्स भी प्रेशर में रहते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे पांचों के लिए बराबर नहीं होती, ऐसे हर टीचर एक जैसा नहीं होता, हर स्टूडेंट भी एक जैसा नहीं होता। जो ये समझ गया वो समझ गया। बिल्कुल सर। सर आप पेरेंट्स से भी डील करते होगे अपने एक्सपीरियंस में, तो उस केस में आपको किस किस टाइप की प्रॉब्लम दिखती है जो पेरेंट्स को इम्प्रूव करनी चाहिए? पेरेंट्स के लिए बस मैं कहूँगा कि जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, आई एम श्योर इनको जाएगा सब देखेंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर चीज़ है ये। पेरेंट्स के लिए बस मैं कहूँगा कि अपनी इच्छाएं ना थोपो बच्चों पे। पेरेंट्स का होता है कि यार जो मैं नहीं कर पाया वो बच्चा कर ले। और ये ना कोई गलत नहीं है, मतलब पता है ये सडन एक होता है कि यार उसका बच्चा तो मुझे समझेगा, दुनिया मुझे नहीं समझी, मेरा बच्चा मुझे समझेगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अब उसमें ख्वाहिशें ना दो हो जाती हैं, बाप की अलग होगी, माँ की ख्वाहिश अलग होगी। अच्छा। तो बच्चा कई बार ना, अगर 2 बच्चे ना हो ना, तो एक बच्चे के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है कि यार मैं किसकी सुनूं। दोनों इम्पोर्टेंट है। राइट। तो गलत नहीं है, पर उसमें मैं तरीका कहूंगा कि पेरेंट्स ना बच्चों से बात नहीं करते हैं। मतलब जैसे मैं जब घर आता था, तो मैं, आज भी है, मतलब माय मदर इज विद मी है, तो जब भी मैं घर आता हूँ साथ में बैठ के चाय पीते हैं और अपनी पूरे दिन के जो भी हुआ वो सब बताते हैं। व्हाट आई डिड, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या किया, बात करते हैं। आजकल के पेरेंट्स बच्चों से बात ही नहीं करते। अपने शेड्यूल में, और जब बिजी नहीं होते तो फोन में घुस जाते हैं। राइट। और बच्चा देखता है बचपन से कि पेरेंट्स जब फ्री होते हैं, मुझे वक्त ना देके वो फोन में घुस जाते हैं, और मैं रोने लगूं तो मुझे फोन पकड़ा देते हैं। हाँ, ये तो सही बात बच्चे है। सब देखते हैं, सब ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए बच्चे और पेरेंट्स के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। फिर बाद में फिर वही होता है कि जब माँ बाप की स्थिति खराब हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको एक कमरे में पटक दिया जाता है, और बच्चा अपने बीवी और बच्चों के साथ अपना अलग बैठे होते, माँ बाप को अलग पटक दिया जाता है या वृद्धाश्रम छोड़ाया जाता है। अब और ये होने लग गया कि अब माँ बाप ही बूढ़े होकर कहते हैं कि मेरी बात नहीं मानेगा, मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा। हाँ। ये धमकी देने लग जाते हैं। हाँ। ये खटास कैसे आई है? ये खटास पहले से ही आ गई थी, जब आपने अपने बच्चे से बात ही नहीं करी। ये कम बात करी। आपका और आपके बच्चों के बीच का कन्वर्सेशन ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है। तो बड़े होने पे क्या कौन क्या किससे सीखेगा? जनरेशन गैप आएगा। राइट। है ना? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए माँ बाप बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। yes. अगर बच्चा अपनी सारी बातें, चाहे कुछ भी बात, वो माँ बाप को बताए, और माँ बाप की जिम्मेदारी के बच्चे को टोके नहीं बीच में। जो भी गलत सही वो कुछ भी कर रहा है, वो करेगा जिंदगी में। yes. आपके इच्छा के बिना भी करेगा वो, लेकिन आपको बताना कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसको बिना किसी जजमेंट के, जज मत करो बच्चे को, प्लीज जज मत करो। आप वो जज नहीं बैठे हुए, आप बिना जजमेंट के उसकी बात सुन लो। बच्चा बस आपको बताना चाह रहा है अपनी बात। अगर अपने पेरेंट्स से बात नहीं, अपने सहज होकर अपने माँ बाप से बात नहीं कह सकता, अपने घर में बात नहीं कह सकता,
तो बाहर तो दुनिया बैठी है उसकी बातों को सुनने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए। राइट, राइट सर। तो ये बस मैं कहूँगा उन पेरेंट्स को, और मैंने बात कभी की है, वो हमेशा सोचते हैं कि बच्चा आप देखो हम तो दूर रहते हैं, अब बच्चा तो घर से वहाँ से आता है, आप देखो। मैं कहा जब बच्चा घर आता है एटलीस्ट आप तो उससे पूछा करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। तो मेरा उनसे ही बात होती है। ओके। लेकिन अब आज के डेट में माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप बच्चे पैदा कर देते हो बट आपको पालना नहीं आता। आई एम सॉरी टू से दिस, ये मुझे बहुत गलत लगता है बात। ये मैं देख रहा हूँ कि जब नहीं आपके अंदर कुव्वत नहीं है फैमिली चलाने की, तो सोसाइटी के अंदर प्रेशर में आके औरत को भी प्रेशर में आना पड़ता है कि शादी करनी करनी, आदमी को भी प्रेशर में डाल देगा तो तुझे शादी करनी करनी है, फिर 1 साल बाद एक माइलस्टोन के तौर पे बच्चा पैदा करना है। भाई जब आप फैमिली सस्टेन करने लायक नहीं हो तो प्लीज़ मत करो, फॉरगेट अबाउट द सोसाइटल प्रेशर, और वो प्रेशर फिर बच्चे पे आता है। ट्रू सर। ये सब पता है, ये सारा सामाजिक है, सारा सोसाइटल सेटअप है, हमारा इंडियन सेटअप है, और ये हम सब इस फेज से गुजरे हैं। आप भी गुजरे होंगे, सब गुजरे होंगे। राइट सर। हर कोई गुजरा है या गुजर रहा है अभी भी। तो ये सब चीजें फिर प्रोफेशनल लेवल पे भी आती है, हर जगह आएंगी। सोसाइटी का प्रेशर आपके हर जगह आता है, क्योंकि हम सब किस ना किस तरह से पार्ट है सोसाइटी के। राइट। अब वो कैसे उसको डील करना है वो आपको बातचीत करनी पड़ेगी, बात करो और तभी होगा। तो मैं पेरेंट्स को ये कहता हूँ, बात करा करो अपने बच्चों से। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के ऊपर भी प्रेशर होता है। उस केस में वो ड्रग्स भी लेने लग जाते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, और पेरेंट्स को पता नहीं चलता क्योंकि वो बाहर हो रहा होता है। बच्चे तभी अलग भी रह रहे होते हैं, उनको लगता है कि चलो मैं घर से बाहर निकल, बिना कोई सर्वेलेंस के, कोई पे नजर नहीं रखेगा, कोई जज नहीं करेगा, तो हम कुछ भी करें। ठीक है, एक्सप्लोर करो, लेकिन देखो गलत नहीं कह रहा एक्सप्लोर करना, लेकिन उस पर अगर एडिक्शन हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। एडिक्शन हर चीज का गलत होता है, पर एक एडिक्शन जो कभी गलत नहीं होगा वो है पढ़ाई। पढ़ोगे, सही पढ़ोगे, सही नॉलेज रखोगे, सही नॉलेज का एडिक्शन कभी गलत नहीं होगा। आप खुद तो अच्छे रहोगे, दूसरे को और दिखा लगे तू परेशान क्यों हो रहा, चल तेरी मदद करूं, मैं तेरे को सिखा देता हूं कि तू कभी तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। ये एडिक्शन होना चाहिए आपके अंदर, बाकी सारे एडिक्शन बेकार है। यस सर, ये मॉडर्न टाइम आ गया है तो लोग अभी भी ट्रेडिशन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, स्टडी में भी, टीचिंग में भी हो रहा होगा, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? ट्रेडिशन मतलब जैसे क्या कहना चाह रहे हो? ट्रेडिशन मतलब ट्रेडिशन जैसे कि पहले जो होता था सिर्फ बुक्स और रिटर्न में होता था, लेकिन अब क्या होता है, असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं, टाइपिंग, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। हाँ, वो जरूरी हुआ है। वो भी हुआ है कि देखो हर कोई बच्चा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई वो आपके कॉलेज में आके पढ़ने आएगा। अब देखो एक बच्चे के लिए मैं जर्नी बताता हूँ। एक बच्चा कोई भी अगर नौकरी एडमिशन लेने जाता है, अब आएगा, जैसे मान लो फरीदाबाद से गाजियाबाद आ रहा है, लेट्स से एबीएस में एडमिशन लिया, पहले उसके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि आसपास कहाँ रहेगा। तो उसका खर्चा देखेगा, आसपास का खर्चा, हॉस्टल मिल जाए तो बेहतर है, हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स हैं। फिर पहले तो ये देखेगा कि उसको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, सीएस ही चाहिए। अब सीएस में क्या होता है कि आपका 85% सीट्स जो होती हैं, आपके टोटल जो सीट्स होती हैं वो भर जाती है काउंसलिंग से, AKTU की काउंसलिंग या जो CET दे के आ रहा होता है। 85% काउंसलिंग से भर जाती है, बाकी जो 15% सीटें बचती हैं वो डायरेक्ट एडमिशन से होती हैं। और डायरेक्ट एडमिशन में जिनकी परसेंटेज 90%, 95, 98, 89, 85 के ऊपर है, वो CS ब्रांच है, अलाइड ब्रांचेस में चल जाते हैं। अलाइड मतलब CS या उससे रिलेटेड, CS हो गया, IT हो गया, डेटा साइंस हो गया, आपका CS AIML हो गया, है ना, ये सब ब्रांचेस आपकी आ जाती है इस पर। ये अलाइड ब्रांचेस कहते हैं CS के साथ। बाकी नहीं मिलता तो जाता है EC में जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, ELCE ABS में है, ब्रांच है, उसमें चल जाएगा। मैकेनिकल मिल जाएगा उसको। तो पहले तो कोशिश होती है कि CS में घुस जाए, नहीं तो जहाँ भी CS मिले, क्योंकि CS का बोलबाला है, ट्रेंड है। लेकिन उससे मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांच लो, आप उसमें भी कैरियर अपना अच्छे से बना सकते हो। CS कंप्यूटर्स हर जगह आ गई है। तो पहले तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अब वो पेरेंट्स के लिए देखने का जर्नी जो होती है ना, बच्चे की जर्नी होती है, वो देखना पड़ता है कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, खाने पीने का कैसे करेगा। पेरेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत होती है खाएगा कैसे। फिर होता है कि अगर चलो घर के पास है, अगर मान लो फरीदाबाद जैसे दूर नहीं है, बोलते हैं कि चल तू शनिवार इतवार घर आ जाएगा, कहते घर का तो खाना खा।
वो ये होता है। ऐसे ये जर्नी रहती है बच्चों के साथ, ये पूरा रहता है। तो अब इसीलिए अब चूंकि बच्चा बहुत दूर मान लो रह रहा हो, वो कैसे जाएगा? वो तो नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या ऑनलाइन भी फंडा हो गया कि चल ठीक है, तो घर बैठे ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट कर दे, हैंड रिटन नहीं चाहिए तो उसको स्कैन करके भेज दे, टाइप करके भेज दे। तो आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट होगी इस तरीके से असाइनमेंट सबमिशन की, ताकि उसका टेस्ट किया जा सके वो जो उसने पढ़ा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको। बहुत तरीके आजकल। आप एक है एक प्रोग्रामिंग का एक होता है, उसमें आपका आता है पार्सन्स पजल। यस, आप सर्च करना PARSON पार्सन्स पजल। उसमें क्या प्रोग्रामिंग है, उसमें क्या आपको अरेंज करना है कौन सी लाइन कब आएगी। तो एक फन वे में बता देगा, क्योंकि प्रोग्राम रटता है बच्चा, ठीक है, उसको पता होगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो उसको फ्लो पता लग जाएगा। तो उसकी आप एक प्रोग्राम पजल अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आजकल लीड कोड और इन सब का फंडा बहुत चल रहा है प्रोग्रामिंग का, क्योंकि DSA मांगती है कंपनी, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मांगती है। AML के लिए आपका डेटा साइंस और कैगल के कोर्सेज जो होते हैं, कैगल जो वेबसाइट है उसके ऊपर सब मांगते हैं। तो ये सब चलता है, तो इसके लिए जो असाइनमेंट्स भी सारे ऑनलाइन ही होते हैं, इसलिए ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए हैं। तो ट्रेडिशनल तो चलता है, पर वो कहते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें, बस इस तरीके से चलता है। तो ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है, अभी बात भी कर रहे थे आप, तो अब ChatGPT आ गया है, जेमिनाई आ गया, बहुत सारे AI ऐसे आ चुके हैं जिसमें बच्चे अब सीधा टाइप करते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ जी, बहुत क्विक हो गया है। क्या ये सही हो रहा है या फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि भाई पहले बात आप वेरीफाई कैसे करोगे वो सही दे रहा है आंसर। हाँ राइट, ऑनलाइन सब सही तो नहीं होता। हाँ, और जो ChatGPT का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो वो आपका 85% सही होता है। मतलब 10 में से 8 बार सही जवाब देगा, 2 बार गलत देगा। अच्छा, अब जज कैसे करोगे सही है गलत है? यस ट्रू। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, आप ChatGPT यूज करना, परप्लेक्सिटी यूज करना और DeepSeek यूज करना, चाइना का। ठीक है, तीनों पे एक स्टेटमेंट डाल देना, फाइंड द 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो जो 4 से डिविजिबल हो। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब आप उनके कैलकुलेशन देखना, पता लग जाएगा कि आंसर कौन सही दे रहा है। एक सिंपल सा सवाल भी अगर AI वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि आपका AI कितना तगड़ा है। तो हर कोई, सबको सब कहते हैं कि AI सब कुछ कर छीन लेगा जॉब, वो कोई नहीं छीनने वाला। AI अभी बुद्धू है, उसको नहीं पता सिस्टम का, वो सवाल पे किस मोमेंट पे उसको ध्यान देना चाहिए उसको नहीं पता। जैसे हम सब बताते हैं ना, सवाल में जवाब छुपा होता है, क्या किस पे ध्यान दो, तो वो ध्यान नहीं दे पाता, उसको बताना पड़ता है। मतलब वो प्रॉम्प्ट जो बोलते हैं वो, हाँ, प्रॉम्प्ट में ही वो बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये भाई तुमने गलत दिया, तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, मतलब तो बताना पड़ता है। हाँ, सेंस नहीं है ना उसमें। AI सेंसिबल नहीं है, सेंसिबल ह्यूमंस है, उसके लिए टीचर्स चाहिए। बिल्कुल सर। तो वो तो बच्चे कर रहे हैं, करने दो। एक वो चल रहा है कि सब सही चल रहा है, पर टेक्नोलॉजी वो भी बैठी है जो पता कर लेती है कि आपने AI से लिया हुआ है। AI डिटेक्शन है हमारे पास, टर्निटन होता है, AI डिटेक्शन हो जाता है, पता लग जाता है कहाँ से लिया है, कहाँ से चुराया माल आपने, सब पता लग जाता है जी। अब AI की वजह से लोगों की जॉब्स नहीं जाने वाली है, ऐसा भी है? हाँ, जो मिनियल जॉब्स हैं, जो आपके एकदम लो लेवल के जॉब्स हैं, वो जाएंगे। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर खत्म हो चुका है अब। अब आप सिंपल क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास एक लिस्ट है, मान लीजिए कागज में लिस्ट है, बस आप उसको क्या फोटो लो और उसको एक्सेल में डालो, एक्सेल में आता है फोटो से टेबल बनाने का ऑप्शन, फोटो से टेबल बना के दे देगा आपको। तो ऐसी वाली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो होती थी वो गई जॉब्स। तो जो बेसिक लेवल की जो जॉब्स होती है वो गई है। तो उसके लिए तरीका कि आप AI टूल सीख लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, तो आप उस लेवल पे आ जाओगे, हाँ भी मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी स्किल है। तो स्किल सेट अगर अपना बढ़ाओगे ना तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ाओगे तो पड़े रहोगे। मतलब जो होता है मल्टीटास्किंग होना और अपने स्किल्स को बढ़ाना, ये हमेशा करते रहना चाहिए। यस, ये जरूरी है। तो AI से डरने का नहीं है। क्योंकि आजकल ले ऑफ इतने होने लग गए, लोग डर रहे कि जॉब कैसे लगेगी, कौन सा कोर्स करे। बहुत ज्यादा ले ऑफ भी इसलिए भी हो रहे क्योंकि ज्यादा US बेस्ड कंपनीज हैं। हाँ, और US ने तो आपको पता है 50% टैरिफ भारत पे लगा रखा है, और वो चाहता नहीं है कि हम रशिया से तेल खरीदे। क्या रशिया से जो तेल खरीदा है वो सारा नायरा इंजीनियरिंग एनर्जी में चला गया। नायरा एनर्जी इज द कंपनी ऑफ अंबानी। तो उन्होंने सस्ता तेल खरीदा, सब कुछ सस्ता गैस लिया,
पर हमें नहीं मिला, हम्म, हमें नहीं मिला। हम्म, तो वो कह रहा है कि आप उनसे मत खरीदो, वो तो अब, और उसने बोल दिया कि भाई कंपनीज को यहाँ मत, भारत में मत आने दो, वहीं के अमेरिकन को लो, तो अभी और जॉब्स कट होंगे अभी इस चक्कर में। ओके। जॉब्स तो बहुत जाएंगे अभी, जी सर, जाने उसमें वाले अभी हैं। तभी अभी जैसे जेंजिस की बात की जाए, अगर जॉब के लिए वो ढूंढने जाते हैं, जॉब तो उनकी लग जाती है, उनके अंदर टैलेंट है बोलने का, लेकिन वो जल्द ज्यादा ना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए भी होता है कि आजकल एआई, जो एआई के माध्यम से इंटरव्यू क्रैक करने का सॉफ्टवेयर आ गया है। ओके। वो स्क्रीन पे इंटरव्यूज होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं, हाँ। स्क्रीन पे वो एक आ जाता है, हम्म। और वो स्क्रीन शेयर में दिखता नहीं है। अच्छा, ओके। मैं वो खुद ये सॉफ्टवेयर यूज कर चुका हूँ, मुझे ओके। पता है हाउ जेनजीज क्रैक द सॉफ्टवेयर, क्रैक द इंटरव्यूज। ओके। वो ऐसे क्रैक करते हैं। तो अब गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जो है ना, अब ये चाह रहे हैं कि फेस टू फेस इंटरव्यूज हो। राइट। यही कमी है, यही फंडा है, क्योंकि वो चीट करके हम्म। आगे बढ़ रहे हैं, चीटिंग करके एंटर कर रहे हैं। तो चीटिंग से भैया आप 4 दिन तक ही उसमें रह जाओगे, लिंक्डइन पे बढ़िया अपनी फोटो लगा दोगे कि मैं यहाँ घुस गया। बिल्कुल। आपको लाइक्स फॉलोअर्स सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं जेनजीज, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको जॉब से मतलब नहीं, उनको फेम से मतलब है। यस। उनको फेम चाहिए, उनको ये दुनिया को दिखाना है, देखो मैं भी गूगल में चला गया। राइट। और उस चक्कर में उनके माँ बाप बोलेंगे हमारा बेटा गूगल में जॉब कर रहा है, हमारा बेटा गूगल में जॉब कर रहा है। तो इस चक्कर में उस लड़के की बोली लगती है, मतलब दहेज। ओके। ये दहेज आज भी चल रहा है, हाँ। आज भी चल रहा है, पर उसको कहते थे इन्वेस्टमेंट। आजकल नई टर्म आ गई है, इन्वेस्टमेंट। राइट। थोड़ा इन्वेस्ट आप भी करो, हमने भी इन्वेस्ट किया बच्चे पे। राइट। हाँ, तो प्राइस प्राइस सेट हो जाती है उसकी, और उसका फेमिनिन साइड से क्या फंडा हो गया, एलिमनी। राइट सर। है ना। तो ये चल रहा है आजकल। हाँ, मतलब ट्रेंड बना दिया, फैशन बना दिया इन चीजों को। यस यस। ये अब देखो, देखो शुरू कैसे हो रहा है फंडा, देखो आपको मैंने बताया था, हमारी सोच ही है, हम इंडियंस की सोच ही ऐसी रही है, हम कहीं से भी फायदा उठा ले, चीट कर ले। तो इसलिए बच्चे आजकल चीटिंग खूब कर रहे हैं, फर्रे लेके जाते हैं, फर्रे जितने छोटे होंगे जितना उसमें समझ में आएगा वो रखेंगे। कहाँ कहाँ छुपाते हैं, वो अपने मोजे में छुपाते हैं, कहाँ कहाँ। और गर्ल्स के पास बहुत सारे जगह होती है जहाँ छुपाने की, उनको पता है कैसे। और लड़कियां तभी वो रखी जाती है जो फ्रिस्किंग करती हैं सेंटर्स पे, तो उसमें पकड़े जाते हैं। आजकल बहुत सारे तरीके आ गए, आजकल छोटे से माइक्रोफोन आ गए, अपने कान में लगा कर रख लो उसको, और उस पर ना वो बांध दो, क्या कहते हैं, ये करते हैं ऐसे, कान के अंदर माइक्रोफोन है छोटा सा, और उसके ऊपर ना वो बांध दिया, कॉटन बांध दिया, मतलब क्या मेरे चोट लगी थी। अच्छा। हाँ, और एक्चुअल में वो माइक्रोफोन से उसको आंसर्स मिल रहे हैं, पेपर पता है, हाँ। अंदर पेपर क्या आया पता है उसको, हाँ। और उसके आंसर्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड। ये चल रहा है। तो मतलब ऐसा कोई केस पकड़ा भी है? अभी एक हुआ था कि एक छत्तीसगढ़ का एक उसमें एग्जाम चल रहा था, वहां पर एक लड़के थे, वो अंदर से वॉकी टॉकी से उसको बता रहे थे, अच्छा। आंसर्स भेजे जा रहे थे। ओह माय गॉड। सीजीएल का पेपर था, किसका पेपर था पता नहीं, उसमें हो रहा था ऐसा। सीजीएल के पेपर में? हाँ जी। तो अगर आप गलत तरीके से आप चीटिंग करके जा रहे हो तो जाओ, नहीं तो पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है। अभी क्या हुआ एसएससी में, क्या हुआ, पहले टीसीएस संभालती थी जी जी, जितने हाँ। एसएससी के एग्जाम होते थे, तो वो सेंटर्स को लगाना, सेंटर्स कहाँ पे होंगे, वहाँ पे सिस्टम होंगे, सर्वर होगा, सब कुछ होगा, वहाँ पे प्रॉपर एग्जाम दे सकेगा बच्चा साइट पे जाके, है ना। अब इस बार दिया एडिक्विटी को। अब एडिक्विटी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। आप किसी, जो सपोज कर आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप किसी खराब एम्प्लॉय को दोबारा थोड़ी रखोगे, नहीं, तो उसने वही रखा, सरकार ने जानबूझ के उस कंपनी को दिया जी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल यूनियन जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट की है, उसने उसको दिया ठेका के तुम चलाओ। अच्छा। अब वो क्या कर रहा है कि अगर आपकी लोकेशन दिल्ली है, आपको दे देगा, सेंटर दूर दे देगा राजस्थान के, मतलब 500 किलोमीटर दूर दे देगा। अच्छा। और वो भी अंदर रिमोट लोकेशन जहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकती है, कुछ नहीं जा सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहाँ लोकेशन देगा, वहाँ पहुँचोगे तो एक तो आप तभी लेट ही पहुँचोगे, एक तरफ से चलो पहले पहुँच जाओ, चलो फिर भी पहले पहुँच गए आप, सब कुछ हो गया, सिस्टम नहीं चल रहे। सपोज 100 क्वेश्चन जैसे आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन सेम है। अच्छा। सेम 20 क्वेश्चन सेम। तो एक ऑप्शन अगर, और कुछ के ऑप्शन में टिक हो क्या आया, ऐसा भी पहले से टिक हो रखे थे। तो ये धांधली चल रही है।
तो आज के डेट में बच्चे भी गलत सीख रहे हैं कि चीट हो रहा है, और जो स्ट्रगल करके मेहनत करके जा रहे हैं उनके साथ चीटिंग हो रही है। राइट। तो एक तरफ जो प्रिविलेज जो बच्चे जो यहाँ के अच्छे घरों से आते हैं, जिनके माँ बाप संपन्न है, जो जिनके माँ बाप इनकी कुव्वत है कि उनको बच्चे को बाहर या अच्छे कॉलेज अच्छे इसमें भेज सके, 2-2 लाख की फीस दिलवा के बच्चे को एडमिशन करा सके, उन पेरेंट्स के बच्चे भी चीट करने में आगे हो रहे हैं। चीटिंग के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, और हम टीचर्स रोज देखते हैं, इवन कोविड के समय मास्क के अंदर चिट लगाई हुई होती है। ओह माय गॉड, मास्क हटा नहीं सकते हैं। और जहाँ पे ड्रेस कोड है, जहाँ पे सलवार कमीज होती है, सलवार के नीचे की तरफ उल्टा करके भी उस पर चिट लगा रखी होती है। ओके, ये भी होता है। ओके, मतलब बहुत सारे तरीके हैं चीट करने के, बहुत तरीके। तो हम भारतीय अगर हम आगे है ना, तो चीट करने में आगे हैं। राइट, ये चल रहा है इस समय। या तो एआई भी यूज हो रहा है चीटिंग के लिए। यस सर। फोन लेके चले जाते हैं, फोन में आंसर देखते हैं, वहीं से करते हैं। एक का फोन पकड़ा था हमने, अच्छा, अभी एग्जाम हुआ था, एक बच्चे का फोन पकड़ा था। वो ChatGPT, उसने मतलब बताया नहीं। फोन हम हमेशा अनाउंस करते हैं क्लास में कि भाई अपना फोन वोन है तो रख दीजिए। तो उसने फोन रखा हुआ था जेब में, और पता लगा वो ChatGPT का वही खुला पेज खुला, जैसे अनलॉक की स्क्रीन, सामने ChatGPT था, जो क्वेश्चन आया था वही उसने फोटो क्लिक कर दिया। आजकल तो फोटो क्लिक कर लो, उससे आंसर बता देगा, बस वही किया। तो फिर उस बच्चे का पेपर कैंसिल ही हुआ, UFM बना, अनफेयर मीन्स बना। ओके, तो मतलब फिर उसको चांस दिया जाता है या फिर UFM में क्या होता है कि वो शीट ले ली जाती है, फिर दूसरी नई फ्रेश शीट दी जाती है। अच्छा, ओके, ये होता है कि बच्चे को पूरा मौका दिया जाएगा कि भाई चल तू दोबारा मेहनत कर। तो ये मेहनत है वो तब वो तेरा चेक किया जाएगा, वो पूरा रैप होता है, उसका फोन ले लिया जाता है, वो आंसर शीट ले ली जाती है, वो सब रैप होके चला जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। ओके, हाँ। अच्छा सर, वैसे तो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी के बीच में। बहुत है, बहुत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं बस ये कहूँगा कि इंग्लिश की जो टांग हाथ वाथ जो तोड़ा है ना, मस्त तरीके से तोड़ा है। हाँ सर। और अच्छा, इसमें क्या ज़्यादातर वो लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो जो सुनते हुए जो बोलते हैं ना, जैसे मान लो सिंपल से सब्सक्राइब, अब सब्सक्राइब बोलते बोलते सब्सक्राइब हो गया वो, सब्सक्राइब कर ले। कई लोग कहते हैं सब्सक्राइब कर ले, कई लोग कहते हैं क्राइब कर ले। तो भाई क्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। तो उसको ये नहीं होता कि सब्सक्राइब का मतलब क्या है, सब्सक्राइब का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। रिटर्न कर दो, आजकल लाइव चैट में मैं जाता रहता हूँ, अब उससे भाई रिटर्न करो। अब रिटर्न होता है RETURN, ये होता है, ये हमने पढ़ा है ना। रिटर्न RITAN, रिटर्न करो। ओके, हाँ, ये हो रहा है। फिर जब उनको करेक्ट करो, अरे चलता है सर, समझ में आता है। ओके, तो जब चलता है तो फिर तुम बोल क्यों रहे, तो हिंदी में बोल लो ना, कि प्लीज मुझे भी सब्सक्राइब कर लो, मैंने तुम्हें कर दिया। इंग्लिश भी बोलनी है, आता भी नहीं है, मतलब यार क्या। मुझे बहुत हंसी आती है लिटरली, मेरे ना ऐसा खींच भी उठती है। अच्छा, एक आजकल बहुत फड्डा चला है, चीज। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ, चीज नहीं, बात बताई जाती है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स चीज बताता हूँ वो करते हैं। अच्छा, ये तो इंग्लिश का है, हिंदी बताता हूँ। ऐसे एक शब्द है, जैसे साधारण एक शब्द है, तो साधारण मतलब ऑर्डिनरी, असाधारण हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब उसको बोलते हैं असाधारण, क्योंकि अलग से नहीं बोला जाता, असाधारण होता है। अकस्मात, तो अपना जुड़ गया ना, अकस्मात ऐसा थोड़ी होता है। ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो हिंदी में सपोज कर न्यूज चैनल चला रहे हैं, अपनी पत्रकारिता दे रहे हैं, या रोस्टिंग कर रहे हैं, वो ये शब्द का प्रयोग करें, उनको मतलब वोकैबुलरी खत्म हो चुकी है। बड़े बड़े लोगों के, मैं कह रहा हूँ, मतलब जो जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, बढ़िया बेस है उनका, वो ऐसे से बोलते हैं। अच्छा, कई सारे शब्द है जो मतलब वो गलत तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं, बहुत गलत है। फॉलो नहीं बोलेंगे, फॉलो बोलेंगे। अच्छा, हाँ, हमें फॉलो करें। हाँ, तो मैं कभी ये तुम कहना क्या चाह रहे हो, मतलब बदल गया यार, वो थोड़े कहते हैं जो कहते हैं। तो इसमें मैं कहूँगा कि उनकी कमी है, एक तो उन्होंने कमियों पे काम नहीं किया,
वो सोचा कि लोग, जनता भी सुनने वाली, जनता को भी फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कमी, वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, जनता को भी नहीं पता। हाँ। जनता भी पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ाई का तो आजकल फंडा ही हो गया कि पढ़े लिखने क्या होता है, पैसा कमाना होता है, पैसा तो हम यूं ही कमा लेंगे। हाँ, ये एक ट्रेंड चल गया है कि बिना पढ़ाई लिखाई के पैसा का। भैया अगर ऐसा था तो अपने पेरेंट्स से बोलो, और तुम स्कूल के बच्चों को कह रहा हूँ, जिनको पैसा कमाने का बड़ा वो धंधा चल रहा है आजकल, उनको सोशल मीडिया से सीख रहे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, तो भैया अपने पेरेंट्स को बोलो कि मेरे को स्कूल से निकालो, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, बोर्ड की फीस जो लगती है ना वो सब बच जाएगी तुम्हारी, ठीक है, मेरे पेरेंट्स आगे फ्यूचर में तुम पे खर्चा करने वाले, वो बच जाएगा, ठीक है, बोलो कि मैं खुद जाऊंगा, रेडी लगाऊंगा, पकौड़े तलूंगा। सही बात है। जाओ, गोलगप्पे वाले आजकल बहुत वीडियोस चल रही है ना, हाँ। कि गोलगप्पे वाला आईटी टेक कंपनी वाले से बहुत ज्यादा कमा लेता है। हाँ, राइट। ठीक है, तुम वही खोलो, मैं कहता तुम खोलो, अच्छा हम लोग, हमको गोलगप्पे खाने को और मिलेंगे। सही बात। हम ही आएंगे खाने के लिए तुम्हारे पास, मैं पहले कस्टमर बनूंगा बच्चे तुम्हारा। गोलगप्पे खोलो, तुम तो खोलो, ठेला खोलो, पकौड़े तलो। प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन का ऐसा मजाक बना दिया है, आईटी चाय वाला, हाँ, आईटी गोलगप्पे वाला, हाँ, मतलब आईटी लगा दिया है, बस आईटी लगा दिया है, बहुत सारे लगा दिए, वो मजाक बना रहे थे कि भाई पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो। इसमें हमारे फिल्म स्टार्स भी हैं, मैंने पहले भी अगर बात करी, फिल्म स्टार्स हमारे जो होते हैं वो कहते हैं अरे हम तो यूं ही नंबर लाते थे, है ना, वो मखौल उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं पढ़ाई का। भैया तुम नहीं कर सके तो तुम डम रहे हो, तो इसके थोड़ी कि हम लोग डम रहे हैं। तुम डम रहे हो, और सोसाइटी में हर एक की जरूरत होती है। बिल्कुल सर। अगर हर कोई अगर ये करने लग गया तो पढ़ाने वाले कौन होंगे? स्किल कौन सिखाएगा? ट्रेनिंग सेंटर कहाँ से आएंगे? कौन ट्रेन करेगा? जब सभी पकौड़े तले लगोगे तो पकौड़े मिलेंगे, जहां जाओगे पकौड़े की दुकानें मिलेंगी, गोलगप्पे की दुकानें मिलेंगी। कमाओ 90,000 महीने का, तुम्हें सिर्फ 90,000 दिख रहा है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा कि उस दिन जब वो उसकी कमाई ऊपर नीचे होती है, पुलिस वाला आता है या उस इलाके का मुफ्तखोर वो बंदा आता है जो आपसे उसे वसूली लेके जाता है, वो नहीं दिख रहा, उसका थैला उठा के पटक दिया जाता है कि आज कमाई नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसा होता कि उस ठेले वाला अपने बच्चे को कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई तू आगे, वो अपने स्कूल में क्यों डाल रहा है अपने बच्चे को? सही बात है। अगर पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक गोलगप्पे वाला, एक ठेले वाला अपने बच्चे को स्कूल में क्यों भेजता है? सही बात। क्यों भेज रहा है वो? इसका तो पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, वो जानता है बहुत। और तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम वो ठेला खोलना चाहते हो। अगर ऐसे करना था तो बचपन में पेरेंट्स को बोल दिया करो हमें पढ़ना नहीं है, हम पे पैसा खर्च मत करो, हमें पैदा करके आपने गलती कर दी, हम बनेंगे ठेले वाले, बनो जाके। इससे मैं ठेले वालों की बुराई, मैं नीचा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कम पढ़े लिखोगे तो तुम्हें ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, 15-16 घंटे। पढ़ लिख के आप वो स्किल सेट प्राप्त कर लोगे जो काम वो 15-16 घंटे में कमा के कर रहा है वो आप 4 घंटे में कमा के कर सकते हो। अपने वर्कआवर्स को इतना कम करके उससे ज्यादा कमाने का वो स्किल सेट आपको पढ़ाई एजुकेशन ही लेकर आ पाएगा और नहीं ला पाएगा। आगे की जनरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। अब कर्नाटका में हो गया ना 10 घंटे का शिफ्ट हो गया, कर्नाटका में जितने आपके टेक फर्म्स हैं इंक्लूडिंग बैंगलोर तो वहीं आता है, तो सब जगह आपका 10 आवर शिफ्ट हो गया, 10 घंटे के दिन। अच्छा। हाँ, सुबह आप 9 बजे आओ, रात के 9 बजे 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक रूल हो गया। ओके। करो 9 घंटे 10 घंटे काम करो अपना मजे से। यस सर, अभी सोशल मीडिया में काफी चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में वैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे डॉग्स को हटा देंगे। हाँ। लेकिन ना इन्फ्लुएंसर्स ने क्या करना शुरू करा है कि क्यों हटाएंगे, उनके अंदर जान नहीं होती, मतलब बहुत ज्यादा डॉग्स के ऊपर चल रहा है प्रोटेस्ट। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखो मेरा व्यू है, देखो डॉग्स को ये चीज पहले चाइना में भी की गई थी, यूरोप में भी की गई थी, तो वहां पर दिक्कत ये हुई थी कि जितने टाइम लगा था डॉग्स को और इन सबको हटाने में, उतने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो गई थी उनकी। अच्छा। जो हाँ, क्योंकि कितना हमारे आपके पास शेल्टर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है आपके पास, सारा एक साथ एक दिन में आप 10 लाख से ज्यादा डॉग्स हैं दिल्ली में, आप 10 लाख एक दिन में एक हफ्ते में हटा सकते हो? नहीं हटा सकते, आपको महीने और कई महीने लग जाएंगे आपको करने में, और महीने में उनकी पॉपुलेशन इतनी और हो जाएगी। तो रूट कॉज ये था, ये होना चाहिए था, जो अदालतों में दिमाग नहीं है, बड़े बड़े एडवोकेट्स में दिमाग नहीं है, रूट कॉज था आपका कचरा, वेस्ट, वहीं पर वो ब्रीड करते, वही वो खाते हैं। हाँ। कुत्तों की बात छोड़ो, गायों की बात देख लो, गौ रक्षक बहुत सारे हैं, जबरदस्त हैं,
मेरी सोसाइटी के पास में एक छोटी सी गौशाला बनी है, उस पे छत नहीं है। अच्छा। बैरिकेडिंग करके वो ईंटों के दीवार बना के और गेट लगा दिया गया है, पर वो छत नहीं है, बारिश में भीगती है गाय। बाकी जो गाय जो है उनको जिनसे दूध सब निकाल लिया उनको खुला छोड़ दिया जाता है, वो सड़क पे पड़ी होती है। उनके लिए तो कभी नहीं कहा गया कि उनको सेफ गार्ड करो। कुत्तों के ऊपर आपने करना शुरू कर दिया, और कुत्ते एक्टिव होते हैं इस वजह से क्योंकि आपने जो कुत्ते पाल रखे हैं सोसाइटी में बड़े बड़े, उनको देख के भौंकते हो। और ज्यादातर जो कुत्तों से काटने के जो केसेस हुए हैं वो सोसाइटी में ज्यादा हुए हैं, पेट डॉग्स के ज्यादा हुए हैं। ओके। हाँ, अब ये कौन बताएगा, ये तो छुपा दिया गया, दबा दिया गया, है ना। तो रूट कॉज ये होना चाहिए था। जानवर कभी गलत नहीं होता, जानवर अपने इंस्टिंक्ट पे काम करता है। राइट। हम में सोचने समझने की शक्ति जानवर में नहीं होती है। अगर जानवर कोई अगर कुछ चीज गलत लगती है, और देखो हम भी कुत्तों जैसे ही हैं जो अपने एरिया को प्रोटेक्टिव रहते हैं, जैसे कुत्ते भी अपने होते हैं एरिया को प्रोटेक्टिव रहते हैं। जो भी इंसान जैसे जो उस इलाके का नहीं होता उसको देखे भौंकते हैं, वो देते तू कौन है भाई, तू कहाँ से आया है। हाँ, मतलब सेफ गार्ड कर रहे हैं वो तो। हाँ, और ऐसे घरेलू कुत्ते भी होते हैं। हाँ। किसी उसपे जगह और वहां पे कुत्ता ही पहले आपको वो करेगा, आपका इस्तकबाल करेगा, आपको स्वागत करेगा। हाँ, वो कौन है भाई, तू कहाँ से आया है, तू जाओ यहाँ से। मालिक तो बाद में आएगा, पहले कुत्ता आपको पहले स्वागत करेगा आपका। राइट। ये घरों में आजकल हो गया है, तो घरेलू कुत्तों को ज्यादा दिक्कत है। तभी आजकल डॉग मास्क आ गए हैं कई सारे। वो बोला जाता है कि आप उनको एटलीस्ट वो बना के रखो ताकि वो कहीं इधर उधर ना काट लें किसी को, है ना। फिर प्लस अब जो जिसका हुआ था, जो मौत हुई थी जिस बच्ची का, उसकी वजह अलग थी, उसको सिर्फ कुत्ते के काटने से मौत नहीं हुई थी। क्या अदालत ने या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये पता करने की कोशिश की कि अगर रेबीज का फंडा था तो रेबीज में सिंपल सा सिम्टम क्या होता है कि अगर काट लिया तो 14 दिन में कुत्ते की मौत हो जाती है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या वेट किया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने? नहीं किया। एक ने हुआ, बस एक केस बता दिया, बस आपने सब पे कर दिया वो चीज। तो इसे मैं कहूंगा कि दिमागी दिवालियापन है। अकल बड़ी के भैंस, ये बोलेंगे भैंस, ठीक है, ऑलराइट। और एक्चुअल में ये जो है ना कहावत मैंने बोले अकल बड़ी के भैंस, ये एक्चुअल में अकल बड़ी के भैंस नहीं था, अकल बड़ी के बहस। ये था, बहस को बहस कर दिया गया। तो बहस कर रहे हो बिना अकल के, तो ये लोग वही कर रहे हैं। तो मैं इसमें इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे हैं, जो डॉग लवर्स आ रहे हैं, इनको मैं सच में कहूँगा, कई तो अपने उसके लिए आ रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रियल में बात कहते हैं। अब जैसे सबसे ज़्यादा कुत्तों के जो पीछे पड़ते हैं वो स्विगी और जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जो साइकिल पे बाइक्स पे होते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो उसमें उस नगर निगम की जिम्मेदारी थी कि उनके शेल्टर्स बना के उनको पहले रखा जाए। शेल्टर्स आपने बनाया नहीं। इस समय 500 शेल्टर्स हैं, इस समय सिर्फ 500 शेल्टर्स हैं। 10 लाख कुत्तों को 500 शेल्टर्स में कैसे रख लोगे आप? शेल्टर्स कितने दिन में बनेंगे? 2000 से ज्यादा शेल्टर्स चाहिए एटलीस्ट। तो पहले आप तैयारी वो करते ना। आपने एक पास कर दिया ऑर्डर करके बिना सोचे समझे, मतलब वो एक मोहम्मद बिन तुगलक होता था पहले, है ना। हिस्ट्री पढ़ जिसने पढ़े होगा उसको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होता था। वो अगर फरमान देता था वो ऐसे अजीब अजीब से कहता, मैं राजधानी दिल्ली से उठाकर दौलतपुर कर दूंगा। सोने के सिक्कों के बजाय उसने तांबे के सिक्के चला दिए थे। अच्छा, राइट। तो ये सरकार तो दिल्ली में बैठी, ये तुगलक की सरकार बैठी, तो बिना सोचे समझे, अकल है नहीं। पढ़ाई भी की है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई की है, बट अकल नहीं है, क्योंकि दिमाग किसी को गिरवी दे रखा है। ऐसे हो रखे हैं। पढ़ लिख के क्या सीखा? जी हजूरी सीखी। हाँ, तो ये पढ़े लिखे वो हैं, तो वो ऐसी हरकत ही करेंगे। सर, आपको मौका मिले इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का और एक तरफ आप इंडिया में हैं, तो आप किसको चूज करोगे? अब जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। मुझे अब मेरा भारत मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लोग पसंद है, आसपास सब पसंद है, बट अभी भी जो सिचुएशन है भारत में, अब वो स्थिति नहीं मिल रही। टीचर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स को कम पे मिलता है और टीचर्स एक्सपेक्ट किया जाए आप कम पे आ जाओ, ठीक है। आप इवन जो रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जिम्मेदारी होती है कि आप अवार्ड करो टीचर्स का। आप चलो, आपने अच्छे जर्नल पेपर पब्लिश किया, आपने बुक पब्लिश की है, तो आप उसका एक रिवॉर्ड देते हो आप, राइट। मॉनेटरी रिवॉर्ड होता है, कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन होती है। अब वो आप अगर बंद कर दोगे तो टीचर्स फिर, मेरे जैसे टीचर्स फिर बाहर ही भागेंगे। मतलब मोटिवेशन भी नहीं देते हैं और साथ में वैल्यू भी नहीं, ना वैल्यू नहीं, ना स्टूडेंट्स वैल्यू करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं टीचर तो ऐसी होगा,
मैनेजमेंट भी वैल्यू नहीं करता, तो कहाँ जाएगा टीचर? सही बात। तो अपनी अगर उसमें स्किल सेट अपना होगा तो बाहर वो ट्राई करेगा। मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगा बाहर, आफ्टर मैं पीएचडी में कोशिश करूँगा बाहर ट्राई करूँ। हाँ, भले ही मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़े, विजिटिंग के तौर पे जाना पड़े, 1-2 महीने के, कुछ महीने, 6 महीने के लिए, बट मैं एक्सपीरियंस जरूर लेकर आऊँगा कि सिस्टम कैसा है। जी तो मुझे पता लगेगा कि बाहर का सिस्टम और यहाँ के सिस्टम में कितना फ़र्क है। मैं खुद देखना चाहता हूँ, बहुत लोगों से सुना भी है मैंने कि बाहर का सिस्टम काफ़ी बेहतर है। भारत में तो बस ढींगे आके जाते हैं कि टीचर की इज्जत करते हैं। हाँ। इज्जत कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, नहीं करता। पढ़ाना तो कहते हैं आपका तो सेकेंडरी जॉब है पढ़ाना, आप पढ़ाने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो, ये पूछा जाता है। अच्छा। हाँ, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पढ़ाई को इतना निम्न स्तर पे पहुंचा दिया गया है, ये एकमात्र देश है। तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे शायद कंट्री छोड़ के जाना पड़े। जी सर। तो सर आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। हमने बहुत ज़्यादा रियल बातें करी हैं जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। होप सो आपको भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी बात रखने का मौका मिला मुझे, और क्या। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा बुलाया। जी सर। आई होप और आगे बातें चलती रहेंगी हमारे, क्योंकि ये एक एपिसोड्स हैं अलग-अलग, है ना? राइट। और कितनी बातें हम कह दें तो एक टाइम फ्रेम हमारे पास लिमिटेशन रहती है। राइट सर। तो आगे भी आते रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।